हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने के लिए सारे मेथड्स डेवलप कर लिए थे। इस वीडियो में हम उनका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे और एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सारे मेथड्स रिकॉल करा दूँ। हमने बोला ये था कि हम सारे कंपाउंड्स में पहले एटम ऑब्जर्व करेंगे। एटम यदि डिफरेंट रहेगा तो हम पीरियोडिक टेबल का रूल यूज़ करेंगे, और द एटम सेम रहते हैं, नियरली सेम रहते हैं तो हम कैटेगरी देखते हैं, टॉपिक ऑफ द कंपाउंड्स देखते हैं। अब यदि टॉपिक डिफरेंट होते हैं तो हम रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लगाते हैं, और द टॉपिक सेम होता है तो फिर हम इफेक्ट्स लगाते हैं। एक बार आप पिछले वीडियो में ये चीज़ें रिवाइज कर लें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला स्टेप है कि ऑब्जर्व एटम्स। एटम्स देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड सल्फर। इसका मतलब एटम्स आर डिफरेंट, और द एटम्स डिफरेंट हैं तो मुझे पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। और पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट ये कहता है कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, और उसके आता है सल्फर ऐसे। और यदि आपको याद हो तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, और ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तो ड्यू टू साइज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड एच इंक्रीजेज। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा दैट इज डी, देन सी, देन बी, देन ए। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने कोई दूसरा मेथड यूज़ क्यों नहीं किया। दूसरा मेथड इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने मेथड में डिसाइड किया था कि यदि एटम डिफरेंट रहेगा तो हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि सबसे पहले मुझे एटम ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एटम ऑब्जर्व कर लेते हैं। एटम ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे फर्स्ट में कार्बन है, सेकेंड में ऑक्सीजन है, थर्ड में कार्बन ऑक्सीजन है, फोर्थ में कार्बन ऑक्सीजन है। तो जब आपको यदि याद हो तो हमने बोला था कि जब एटम्स आर नियरली सेम, तो यहाँ पे 3 में सेम है, 1 में डिफरेंट है, तो हमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पर ही आना पड़ेगा। और रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लगाने के लिए मुझे इनका टॉपिक देखना पड़ेगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनल एल्काइन, ये वाला कंपाउंड हो गया एल्कोहल, ये वाला कंपाउंड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला कैटेगरी, ये वाला टॉपिक हो गया फिनॉल। अब रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हमें याद ही होना चाहिए हमेशा, और रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल, और एल्कोहल मोर एसिडिक देन एल्काइन। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और यदि क्वेश्चन ट्राई करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हम क्वेश्चन का आंसर लाने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तो आप तो केवल मेथड पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले एटम ऑब्जर्व करें तो एटम्स आर नियरली सेम। ठीक, एक ग्रुप डिफरेंट है, उससे एक एटम डिफरेंट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नियरली सेम। अब यदि नियरली सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टॉपिक देखना पड़ेगा। अब ज़रा टॉपिक देखें तो टॉपिक जब देखोगे तो यहाँ पर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नहीं, COS से सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर या जूनियर की बात नहीं करते, SO3H है, और ये मोर एसिडिक होता है, इसलिए ये क्या किस कैटेगरी में आएगा, ये सल्फोनिक एसिड कैटेगरी में आएगा। कैटेगरीज आर डिफरेंट, यूज रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने बोला था सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन को हमने ऑर्थो इफेक्ट वाले वीडियो में भी ट्राई किया था, वहाँ पर भी हमने बोला था, वहाँ पर हमने ये बोला था कि यदि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आता है तो दैट ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ किसके कंपैरिजन में, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक बनाता है, सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक नहीं बना सकता। क्लियर है? और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का वैरायटी डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तरीका वही रहेगा। और तरीके में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है एटम्स, और यदि मैं एटम्स देखूंगा तो एटम्स आर नियरली सेम, ऑक्सीजन कार्बन सब में ही है। फिर उसके बाद हमें टॉपिक देखना पड़ेगा, और टॉपिक देखेंगे तो यहाँ का टॉपिक ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला टॉपिक क्या है, फिनॉल, ये वाला टॉपिक क्या है, टर्मिनल एल्काइन, और ये वाला टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक है फिनॉल। ठीक, और चूंकि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ यूज़ करना है तो मुझे पहले से मालूम है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद मुझे बी और डी को लिखना पड़ेगा। मुझे बी और डी का भी आइडिया नहीं, लेकिन ये कन्फर्म है कि बी और डी सी से पहले आएगा। अब यदि मैं बी और डी में बात करूं तो बी और डी में ध्यान से देखें तो टॉपिक इज सेम, मतलब इस क्वेश्चन में एक और मेथड एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा,
और हमने बोला था जब टॉपिक सेम रहेगा तो हमें ERG EWG देखकर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है ये NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब ये फिनॉल विथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब जो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा वो क्या, A सबसे पहले, फिर EWG वाला फिनॉल मतलब D बाद में आएगा, फिर आएगा B और फिर आएगा C। इस तरीके से आंसर बन जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने पहले भी देखा है इसको, ठीक है ना। हमने इसको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जब ट्राई किए तब भी देखा था इसको हमने, इम्पॉर्टेंट है ये। और सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मुझे एटम्स देखने पड़ेंगे। तो अलग अलग कंपाउंड ही नहीं है, एक ही कंपाउंड है ये तो अलग अलग कंपाउंड में देखेंगे कैसे। अब जो ABC लिखा हुआ है उनके टॉपिक्स आर डिफरेंट। देखो यहाँ पे NH3+ और COH। और यदि तुम्हें याद हो तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने इसको एक्सेप्शनल लिखा था। हमने बोला था कि NH4+ और जब मैं RCOH को कंपेयर करता हूँ ना, तब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, तब एसिडिक स्ट्रेंथ RCOH का ज़्यादा होता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये तो कंफर्म है कि B इज़ मोर एसिडिक देन A एंड C, ये कंफर्म। अब लेकिन मुझे A एंड C में यदि डिसाइड करना है तो ध्यान से देखो, A और C का टॉपिक हो गया सेम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इफ़ेक्ट्स लगाना पड़ेगा। इफ़ेक्ट्स होते हैं 3, रेजोनेंस वो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। आई इफेक्ट लगाएंगे तो COH का इफेक्ट कौन सा होगा, -I इफेक्ट। और तुम्हें याद हो आई इफेक्ट वाले वीडियो का, हमने बोला था आई इफेक्ट में कि स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, मतलब नज़दीक में स्ट्रॉन्गर लगेगा। इसका मतलब A पर स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगेगा ऑफ COH। इसका मतलब A इज़ मोर एसिडिक देन C। और A को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट ऑफ COH, क्योंकि नज़दीक में जो ग्रुप रहेगा वो कैसा रहेगा, वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा एटम्स। और एटम्स आर नियरली सेम। और वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान जा रहा है कि इसमें सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, मतलब टॉपिक भी सेम आएगा। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करना, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में रेजोनेंस है नहीं क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल पाई बॉन्ड में, कैटाइन में और फ्री रेडिकल में लगाते हैं, वो लगेगा नहीं। तो हमें करना पड़ेगा आई इफेक्ट से। अब ज़रा एक बार आई इफेक्ट का तरीका फिर से रिकॉल करते हैं। आई इफेक्ट में क्वेश्चन करने का तरीका ये था कि हम कॉमन एरिया सेलेक्ट करते हैं और ये वाला पोर्शन जो है, ध्यान से देखो, ये तीनों कंपाउंड में कॉमन है। ये वाला पोर्शन जो है तीनों कंपाउंड में कैसा है, कॉमन। हम कॉमन का इफेक्ट कभी नहीं लिखते, हम केवल डिफरेंट पोर्शन का इफेक्ट लिखते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट होगा वही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा ना। और जब मैं डिफरेंट पार्ट का इफेक्ट लिखूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड का होता है -I, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। यहाँ पर भी -I, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और इसका होता है +I का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। तो ये तो कंफर्म है कि C का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगा। क्यों, क्योंकि ERG मेक्स द कंपाउंड लेस एसिडिक। अब यदि मैं बात करूं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर EWG कौन सा है, तो हमें -I इफेक्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा। और ट्रिपल बॉन्ड का -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर EWG कहलाएगा और डबल बॉन्ड वाला वीकर। इसका मतलब जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा A, फिर आएगा B और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में आएगा C। तो हम मेथड में बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गए, इफेक्ट से करने लगे हैं हम क्वेश्चंस। और यदि क्वेश्चंस ट्राई करें तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो फिर से देख लेते हैं, मेथड रिवाइज करना एक्चुअली हमारा पर्पज़ है। और मेथड रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे एटम्स आर नियरली सेम। कैटेगरी देखोगे ऑल आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो मुझे इफेक्ट लगाना पड़ेगा। और इफेक्ट लगाऊंगा तो रेजोनेंस लग नहीं रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने अभी बताया 3 ही कंडीशन में लगता है। तो इफेक्ट लगेगा -I, और -I ब्रोमीन का -I होता है। और ध्यान से देखोगे तो केवल डिस्टेंस का फ़र्क है। और हम क्या बोलते थे कि आई स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे लगेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब -I नंबर 1, फिर यहाँ -2। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा -I वीक होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ वीक होता जाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा।
क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस इफेक्ट रहेगा उतना अच्छा EWG रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग EWG रहेगा, और वो उतना ज़्यादा हमें एसिडिक बोलना पड़ेगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वो ये। ठीक, और थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन से हट के थोड़े और डिफ़िकल्ट साइड पे चलते हैं। थोड़े और डिफ़िकल्ट साइड पे चलें तो जैसे हमें इस वाले कंपाउंड में, इन कंपाउंड्स में मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट साइड हैं, क्योंकि इनमें कैटेगरीज डायरेक्ट नहीं दिखेंगे तुम्हें, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन टाइप ही तो दिख रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ करने का एक्चुअल लॉजिक, मेन लॉजिक होता है, जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हमने बोला था हम एसिडिक स्ट्रेंथ 3 तरीके से देखते हैं, या तो कंपाउंड को अनस्टेबल देख लो, या तो कॉन्जुगेट बेस को वीक देख लो, या तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देख लो। और हमने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनता है H हटाओ माइनस लगाओ। तो देखो मैंने तीनों के कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब जब मैं तीनों का कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो मुझे क्या देखना है, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की बहुत सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक आइडिया होता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे वही लगेगा। देखो ये वाला जो है, ये वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब मोस्ट अनस्टेबल, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ मोस्ट अनस्टेबल। और ये वाला कैसा हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सबसे पहले एरोमेटिक आते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक आते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक आता है। ये थर्ड वाले कॉन्जुगेट बेस को देखोगे तो ये नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक होने का रीज़न, यदि तुम्हें एरोमेटिसिटी याद दिलाऊं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस होगा नहीं। अब यदि मैं रिकॉल करूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, तो A का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले आएगा A, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा C, और सबसे कम कौन आएगा, सबसे कम आएगा B। कहने का मतलब जब हम स्टेबिलिटी देखना स्टार्ट कर देंगे तब हम जितने भी GOC में कंसेप्ट पढ़े हैं हम सारे के सारे यूज़ करने लग जाएंगे। क्लियर है, और अलग अलग कंसेप्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं लेके आऊँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा ये। इस क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने देखो कॉन्जुगेट बेस बना रखें। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते थे एक बार वापस से रिकॉल करा दूं, H हटा के माइनस लगाते हैं। अब यदि तुम्हें याद हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बेस के ऑर्डर यदि मैं बनाऊं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, ये ऑर्डर बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में 50% होता है एस कैरेक्टर, डबल बॉन्ड वाले में होता है कितना 33.3%, और सिंगल बॉन्ड वाले में होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। और रूल ये बोलता है कि नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, इसलिए चूंकि ए का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन इज मोर एसिडिक देन इथाइन, इथाइलिन मोर एसिडिक देन इथेन। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये थोड़े और अब लेवल डिफ़िकल्ट होता जाएगा क्वेश्चंस में। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने हर टाइप का H मार्क कर रखा है, A B C D यदि ऑप्शन देख रहे हो। तो आइडिया ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाकर डिस्कशन करना पड़ेगा। अब यदि मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो मैंने ये कॉन्जुगेट बेस बना लिए। देखो A से H हटाए तो यहाँ माइनस आएगा, B से H हटाए तो यहाँ माइनस आएगा, C आएगा और यहाँ पर D आएगा। अब मुझे इनका स्टेबिलिटी देखना है। अब चूंकि कॉन्जुगेशन है तो कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस लगेगा, और रेजोनेंस लगेगा तो रेजोनेंस का असर रेजोनेंस लिखने के बाद मालूम चलता है। मैं क्लियरली बोल दूं, पहले कुछ रुको जरा, ऑब्जर्वेशन। बी में देखो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है एक बात, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव एट नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है, और नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव एट कार्बन, एंड देखना जरा ध्यान से नेगेटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव एट ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका रेजोनेंस लिखूंगा तो कॉन्जुगेशन के बाद O पे माइनस आएगा ना। ए में ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं,
ध्यान से देखो, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है, ठीक है। और नेगेटिव कहाँ पर है? नेगेटिव है एट नाइट्रोजन। और नेगेटिव कहाँ आएगा? नेगेटिव आएगा नेगेटिव एट ऑक्सीजन। यहाँ पर देखोगे तो इस वाले कार्बन पे यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो नेगेटिव कहाँ पर है? नेगेटिव एट कार्बन। अब ज़रा ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके लिए रहेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस वाले के लिए रहेगा, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का मतलब ये स्टेबिलिटी में हो जाएगा फर्स्ट, ये स्टेबिलिटी में आएगा सेकेंड, क्योंकि है तो रेजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस भी आ रहा है। इन दोनों में थर्ड कौन आएगा? थर्ड आएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस आ रहा है, और फोर्थ आ रहा है ये। इस तरीके से हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा ए, फिर उसके बाद कौन रहेगा? सी, फिर उसके बाद कौन रहेगा? बी, और सबसे लास्ट में कौन रहेगा? सबसे लास्ट में रहेगा डी। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है। तो किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, समझ आ रहा है? ठीक, बस ध्यान रखते रहो। रिजल्ट ये ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में कंजुगेट बेस बनाकर करते हैं। और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में यदि हम ट्राई करेंगे तो पहली ज़रूरी बात कि हमें एटम्स देखने हैं। देखो, हम चाहें तो कंपाउंड को अनस्टेबल बता लें, हम चाहें तो कॉन्जुगेट बेस को वीक बता लें, हम चाहें तो कॉन्जुगेट बेस का मोर स्टेबल बता लें। तो जैसे चाहो तो तुम कॉन्जुगेट बेस बनाकर स्टेबिलिटी से करो, सेम आंसर आएगा तीनों मेथड से। तो यहाँ पर देखो, टॉपिक यदि सेम है तो हम इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और इफेक्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन कॉमन एरिया कौन सा है? ये जो मैं रेड से लिख रहा हूँ, देखो ये सब में ही कॉमन है, इतना सब में कॉमन है, तो मुझे केवल इन ग्रुप्स का इफेक्ट लिखना पड़ेगा, और इसका होता है -I। फ्लोरीन का क्या बोल रहा हूँ, क्या है? -I। यहाँ पर जो आयोडीन है इसका भी कौन सा इफेक्ट है? -I। और यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट है? -I। अब एक और बात रिकॉल कराऊँ, आई इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में ये बोलते हैं, आई इफेक्ट में ये बोलते हैं कि डिस्टेंस डोमिनेट्स, मतलब डिस्टेंस और स्ट्रेंथ, डिस्टेंस और स्ट्रेंथ में जब भी कंपैरिजन होगा हमेशा डिस्टेंस डोमिनेट्स, मतलब यदि नज़दीक से वीक स्ट्रेंथ का -I इफेक्ट भी लगेगा ना तो उसको स्ट्रॉन्गर मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग -I कहाँ लगेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग -I लगेगा यहाँ पे। उसके बाद कहाँ पर लगेगा? फ्लोरीन में नहीं, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है COH से, तो सेकेंड नंबर पे लगेगा ये, क्योंकि नज़दीक है। थर्ड नंबर पे फिर कौन लगेगा? फ्लोरीन वाला ये। और फोर्थ नंबर पे कौन लगेगा? फोर्थ नंबर पर लगेगा ये वाला। ठीक, अब यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोलूँ तो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट लगेगा उतना ज़्यादा एसिडिक, तो ए के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा कौन? बी, और बी के बाद आएगा कौन? डी। इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा जा सकता है। हम वेरिएशंस में हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक बार इस वाले वेरिएशन में आओ, इस वाले वेरिएशन में हम और ट्राई कर लेते हैं। ये वाला वेरिएशन हालांकि हमने SIR इफेक्ट में डिस्कस किया हुआ है, हमने जब क्वेश्चंस बाय यूजिंग इफेक्ट्स किया था तब भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ज़रा वापस से रिवीजन के हिसाब से देख लेते हैं। सपोज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिखा है, तो सपोज़ मैं कोई भी एक ग्रुप लिख लेता हूँ, लाइक मैं OH लिख लेता हूँ। यहाँ पे मान लो ERG-OH ले रखा होता तो क्या करते तुम? ठीक, सारे इफेक्ट में उसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा। अब जब हमने क्वेश्चन किया था तो हम ये बोलते थे कि M इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पैरा से लगाते हैं, मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन से M इफेक्ट या H इफेक्ट कभी नहीं लगाते। तो जब ऑर्थो पे रहेगा तो इसका +M और -I दोनों लगेगा, -I हालांकि स्ट्रॉन्ग लगेगा। मेटा पोजीशन से केवल -I लगेगा, वो भी मॉडरेट, और पैरा पोजीशन से +M भी लगेगा और -I लगेगा, लेकिन वीक क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हमने सीखी थी, वो यहाँ पे कौन सी थी? वो थी ऑर्थो इफेक्ट। हमने बोला था कि COH के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप रहेगा ना तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि मैं ऑर्डर लिखूँ तो सबसे पहले आएगा ऑर्थो, फिर देखो ये बनाएगा ERG, और ये बनाएगा क्या? EWG। ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो तो सबसे पहले रहेगा ही सही, फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद आएगा मेटा, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा पैरा पोजीशन। ठीक, दूसरा वेरिएशन भी लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैं EWG के लिए ये क्वेश्चन ट्राई किया होता, और EWG के लिए एक एग्जाम्पल मान लो लिख लेता हूँ। तो सपोज़ मैंने NO2 एक EWG ले लिया, सबसे कॉमन यूज़ होने वाला NO2 ही तो है, NO2 हमने ले लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्थो पैरा से M और I दोनों लगाने पड़ेंगे। ऑर्थो से I स्ट्रॉन्ग लगेगा, मेटा से केवल -I लगता है, और पैरा से -M -I दोनों लगेगा और वीक लगेगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। एक बार ऑर्थो इफेक्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लेना,
तो ये तो देखो सबसे नंबर 1 आएगा, मतलब इसको तो मैं सबसे पहले लिख दूं एसिडिक स्ट्रेंथ में। फिर EWG नंबर 2 बनेगा ये, और EWG 3 बनेगा ये। तो फिर सब ऑर्थो के बाद आएगा पैरा, पैरा के बाद क्या आएगा, पैरा के बाद आएगा मेटा पोजीशन। इस तरीके से हम हर टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक, तो अब ज़रा ध्यान से देखें। तो और भी हम अलग अलग कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के, यदि मैं तुम्हें एक ऑर्डर बताऊं तो ज़रा एक बात रुको, ज़रा मैं ऑर्डर बताता हूं। एक बार इस लिस्ट को देखना, मैंने ये लिस्ट लिखा। ठीक, ये लिस्ट यदि मैं लिखूं तो देखो ज़रा ध्यान से, मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड्स के ऑर्डर लिखे हुए हैं। यहाँ पर पीके वैल्यू लिखा हुआ है। पीके वैल्यू का मतलब है कि जितना कम पीके वैल्यू रहेगा ना, उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो यदि ग्रुप CH3 अलग अलग टाइप के यदि तुम क्वेश्चन करना चाहते हो, तुम्हें इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखो, यदि CH3 रहेगा तो ऑर्थो मेटा पैरा में क्या ऑर्डर रहेगा, फ्लोरीन रहेगा तो क्या होगा, क्लोरीन रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब के ऑर्डर लिखे हुए हैं। OMe रहेगा तो क्या होगा, NO2 और OH का भी अभी हमने ऑर्डर डिस्कस किया ही है। ठीक, तो ज़रा एक बार ये देख लेना, ठीक है ना। अब जब नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक स्ट्रेंथ लेकर आते हैं। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने मेथड डेवलप किया था, पहले वो देखना। एक बार वो हो जाएगा, फिर कंटिन्यूएशन में ये वाला वीडियो देखना, तो तुम्हें मेथड भी मालूम चल जाएगा और तुम्हें उनका एप्लीकेशन भी मालूम चल जाएगा। ठीक, थैंक यू।